आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। आरव इस आदमी से बकवास करने से खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या तुम जानते हो कि नक्श धनपाल कौन है? पुलकित ने आरव को अजीब नजरों से देखा और कहा, बिल्कुल नहीं, है ना? तुम तो सच में जानते भी नहीं कि नक्श धनपाल कौन है। आरव ने उत्सुकता भरी नजरों से कहा, क्या वो बहुत मशहूर है? मैं उसे क्यों जानूं? पुलकित ने आरव को ऐसे देखा जैसे वो किसी एलियन को देख रहा हो और बोला, सिर्फ मशहूर ही नहीं, वो बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर। पूरी राजगढ़ राजधानी शहर में लगभग कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे नहीं जानता, ठीक है? आरव की भौहें सिकुड़ गई, ये जानकर कि मानो किसी अनोखे आदमी ने उसे देखा हो। पुलकित ने आगे बताया, उस समय नक्श धनपाल केवल 30 वर्ष के थे। ग्रोटो प्रोफाउंड क्षेत्र के मध्य चरण में होने के कारण उन्होंने उस सत्र का सर्वोच्च पद प्राप्त किया। 150 वर्ष की आयु में उन्होंने व्यक्तिगत शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और नगर प्रभु के निजी शिष्य बन गए थे। अब राजगढ़ राजधानी के लगभग सभी लोगों को लगता है कि वो 10 लाख वर्षों में दिव्य प्रभु क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पहले महाशक्ति बन सकते हैं। आपको क्या लगता है कि वो प्रसिद्ध है या नहीं? राजपुर राजधानी में 10 लाख से ज्यादा सालों से दिव्य प्रभु क्षेत्र के कोई महानायक नहीं आए थे। नक्श धनपाल के होने की सबसे ज्यादा संभावना थी। कोई आश्चर्य नहीं कि अमन धनपाल जैसा घमंडी व्यक्ति अपने बड़े भाई के प्रति भी इतना सम्मान का भाव रखेगा। आरव की धारणा में अमन धनपाल बहुत घमंडी व्यक्ति था। ऐसा व्यक्ति, भले ही वो उसका बड़ा भाई ही क्यों न हो, इतना विनम्र व्यवहार बिल्कुल नहीं करेगा। पता चला कि राजपुर राजधानी में नक्श धनपाल का वास्तव में इतना ऊंचा दर्जा था। क्यों? तुमने नक्श धनपाल को देखा? जल्दी बताओ, वो मेरे आदर्श है, पुलकित ने उत्साह से कहा। नक्श धनपाल सिर्फ पुलकित के ही आदर्श नहीं थे, बल्कि राजपुर राजधानी की अनगिनत युवा प्रतिभाओं के भी आदर्श थे। आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैंने उसे देखा है, लेकिन यह मुलाकात सुखद नहीं रही। पुलकित के चेहरे के भाव बदल गए और उसने कहा, बिल्कुल नहीं, है ना? तुमने नक्श धनपाल को कैसे उकसाया? आरव ने बेबसी से कहा, मैंने उसे उकसाया नहीं, उसने ही मुझे उकसाया। उसने आज नक्श धनपाल से मिलने की बात और उस समय शिल्पी धनपाल को थप्पड़ मारने की घटना का जिक्र किया। पुलकित का चेहरा और भी भद्दा होता गया। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, अरे तुम भी तो बहुत ज्यादा उतावले हो। मैं उस लड़की को जानता हूं, वो नक्श धनपाल की सगी बहन है। राजपुर राजधानी में कोई उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता, तो तुमने उसे किस बात के लिए उकसाया? आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्यों? क्या अब तुम्हें मेरे साथ चलने का पछतावा हो रहा है? अगर तुम अभी मेरे साथ एक स्पष्ट रेखा खींच लो तो तुम अभी भी राजपुर में सुरक्षित रह सकते हो। पुलकित ने जैसे ही ये शब्द सुने, वो तुरंत उछल पड़ा और चिल्लाया, आरव, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं कृतज्ञता का ऋण चुकाने वाला इंसान हूं। तुम मेरे भाई हो, इसलिए तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है। आज से मैं पुलकित से समझौता नहीं कर सकता। आरव ने उसे एक नजर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, हूं, मजाक कर रहा हूं। किस बात पर इतना उत्तेजित? बात तो जिंदगी मौत तक नहीं पहुंची। आरव को ऐसा देखकर पुलकित के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। उसने दुखी होकर कहा, हालांकि मैं पुलकित थोड़ा गंभीर नहीं हूं, लेकिन मैं इस तरह का मजाक कभी नहीं करता। आरव हंसा और बोला, हाँ, समझ गया, मैं गलत था, ठीक है, लेकिन तुम्हें भी साधना पर कड़ी मेहनत करनी होगी। सोनू सेठ को तुच्छ नहीं समझा जा सकता। अगर तुम्हें कुछ क्षमता नहीं है तो भविष्य में वो तुम्हें बहुत बुरी तरह से परेशान करेगा। जैसे ही ये मजाक उड़ा, माहौल थोड़ा अजीब सा लगने लगा। दोनों कुछ देर और बातें करते रहे और पुलकित वहां से चला गया। तुमने जानबूझकर ऐसा किया? पुलकित के जाते ही धूलिन की आवाज सुनाई दी। यार, मैं उसके बारे में बहुत कम जानता हूं और मेरा उससे कोई जीवन मरण का रिश्ता नहीं है। ऐसे इंसान को अपने साथ रखना एक टाइम बम लगाने के बराबर है। आरव ने बड़ी बेशर्मी से ये बात स्वीकार की। हालांकि उसने पहले पुलकित की मदद की थी, लेकिन पुलकित के साथ उसका रिश्ता बहुत ही सतही था। परीक्षा के दौरान उसे बस यही लगा कि ये छोटा मोटा लड़का काफी दिलचस्प और देखने में बहुत साफ दिल का है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए आगे आया। जहां तक गहरी दोस्ती की बात है, आरव के दिल में कोई दोस्ती नहीं थी। अपने पिछले जन्म में
विजयदेव के विश्वासघात ने आरव को दोस्त बनाते समय विशेष रूप से सावधान कर दिया था। जब तक कि मामला कुंडा जैसा न हो, जिसका आरव के साथ जीवन मरण का रिश्ता हो, तब तक वो अपना दिल दूसरे पक्ष के सामने खोल देता। चूंकि पुलकित ने धनपाल परिवार के प्रति अच्छी भावनाएं व्यक्त की थी, इसलिए आरव ने स्वाभाविक रूप से उसके पास टाइम बम रखने की हिम्मत नहीं की। बच्चे, हम किसी व्यक्ति के बाहरी रूप को तो जान सकते हैं, लेकिन उसके हृदय को नहीं। तुम्हारा ऐसा करना भी गलत नहीं है, धूलिन ने कहा। आधे महीने बाद आरव तलवार मकबरा में एक बार फिर प्रकट हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि अमन धनपाल फिर भी आया। आरव ने उसे हल्के से देखा और सीधे तलवार मकबरा में प्रवेश कर गया। नक्श धनपाल के व्यवहार से पहले ही पता चल गया था कि वो और अमन धनपाल केवल दुश्मन ही हो सकते हैं। तलवार मकबरा के पहले स्तर पर आरव ने अपनी आत्मपीड़ा साधना जारी रखी। अमन धनपाल की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। कुछ देर देखने के बाद वो भी अंदर चला गया। इस बार अमन धनपाल की ताकत पिछली बार से एक स्तर ज्यादा मजबूत थी। सर्वव्यापी तलवार दांव कानूनों का सामना करते हुए अमन धनपाल ने उनका सामना बहुत आसानी से किया। 30 दिनों तक वो बिना किसी प्रयास के डटा रहा। इसके विपरीत आरव एक बार फिर तलवार दांव कानूनों के घावों और निशानों से भर गया। जब आरव इस बार लौटा तो छोटा मोटा पुलकित उससे मिलने नहीं आया था। इस बारे में आरव ने मुस्कुराते हुए इसे टाल दिया। तब से तलवार मकबरा के पहले स्तर के अंदर एक और मर्दवादी पागल आ गया था। हर बार जब वो तलवार मकबरा से बाहर आता तो उसके मुंह से ताजा खून टपकता था। पलक झपकते ही लगभग 1 साल का समय बीत गया। इस दौरान तलवार मकबरा में एक बड़ी घटना घटी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई नक्श धनपाल ने 11वां स्तर पार कर लिया। हे भगवान, कितने साल हो गए हैं जब किसी ने सप्त मार्शल गुरुकुल में 11वां स्तर पार किया हो। 11वां स्तर पार करने वाला आखिरी व्यक्ति अभी भी वरिष्ठ भाई ताबिर ही थे, है ना? अरे, वो दिव्य प्रभु क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पिछला महाशक्तिशाली व्यक्ति था। लगता है वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई नक्श धनपाल का दिव्य प्रभु क्षेत्र में प्रवेश करना पक्का है। हाँ, इतने सालों में जो कुछ भी हुआ उसमें से एक भी इस बात का पूर्वाभास नहीं देता था कि वह दिव्य प्रभु क्षेत्र में कदम रखने वाला है। इस समय तलवार मकबरा के बाहर की लॉबी पहले से ही लोगों से भरी हुई थी। लॉबी की लाइट स्क्रीन से वे तलवार मकबरा में होने वाली हर चीज को साफ साफ देख सकते थे। आरव को तलवार मकबरा के 11वें स्तर की सही समझ नहीं थी। जो लोग 11वें स्तर तक पहुंच पाए वे सभी प्रतिभाशाली लोगों में प्रतिभाशाली थे। नक्श धनपाल के बाद 10वें स्तर पर लोगों का एक बड़ा समूह था, लेकिन 11वें स्तर पर केवल 3 लोग थे। अब नक्श धनपाल 11वें स्तर को पार कर 12वें स्तर में प्रवेश कर गया। उसने बाकी सभी को पीछे छोड़ दिया। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 11वें स्तर को पार किए हुए 10 लाख साल हो चुके थे। वरिष्ठ ताबीर का अंतिम परिणाम 13वां स्तर था। नक्श धनपाल पहले से ही इस स्तर के बहुत करीब था। इसी क्षण नक्श धनपाल सबके दिलों और आंखों में भगवान बन गया। अरे तन्मय, वो बच्चा कौन है? कितना दयनीय। अचानक किसी ने उस आरव को देखा जो पहले स्तर पर दुर्व्यवहार का शिकार हो रहा था और तन्मय से पूछा। तन्मय ने देखा, यह जानकर कि वो आरव था। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई और उसने कहा, वह बिल्कुल मूर्ख है। पहले स्तर में 1 साल से डूबा हुआ है। हर बार जब वह आता है तो उसे बेरमी से प्रताड़ित किया जाता है, बिना किसी सुधार के। इस सीजन का सबसे बड़ा डोक अमन धनपाल, जो उसके साथ आया था, आधे साल पहले ही दूसरे स्तर पर प्रवेश कर चुका था। हे भगवान, यह भी बहुत बुरा है। इतनी ज्यादा तलवार की ऊर्जा से मारा जाना और फिर भी मरा न होना, इसे भी एक तरह की क्षमता माना जाता है, उस व्यक्ति ने कहा। तन्मय मुस्कुराया और बोला, हाँ सच, मुझे शक है कि वह कोई मर्दवादी हुनर सीख रहा है। इस आदमी को मारना वाकई आसान नहीं है। तन्मय की बात सुनकर सब लोग ठहाके लगाकर हंस पड़े। अचानक किसी ने आवाज लगाई, अरे तुम लोग देखो, वो बच्चा क्या कर रहा है। सबने देखा और पाया कि आरव सचमुच बैठ गया था और जमीन में गड़ी एक तलवार को लापरवाही से खींचकर धीरे से कुछ बुदबुदा रहा था। यह दृश्य देखकर लॉबी में मौजूद सभी लोग चुप हो गए। उनकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। उसने ये कैसे किया? क्यों? उन तलवारों ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? क्या मेरी नजर कमजोर हो रही है? क्या सच में कोई ऐसा है जिसने तलवार को छुआ हो और फिर भी वहां सुरक्षित और स्वस्थ खड़ा हो सकता है? तलवार मकबरा के पहले स्तर पर आरव ने तलवार को हल्के से सहलाया। उसने भावुकता के उतार चढ़ाव के साथ कहा, मुझे पता है कि तुम सबके दिलों में अनिच्छा है और इसीलिए तुम अपनी तलवारें यहां गाड़ रहे होगे। तुम सब निश्चिंत रहो, मैं आरव तुम्हारे विचार लेकर आऊंगा और महान दांव की खोज करूंगा। क्या हो रहा है? भीड़ में से अचानक एक अधिकारपूर्ण आवाज सुनाई दी। सबने तिरछी नजर से देखा। ये असल में नक्श धनपाल था। वे सभी आरव को देखकर चौंक गए।
लेकिन उन्हें एहसास नहीं हुआ कि नक्श धनपाल, जिसने अभी अभी एक महान उपलब्धि हासिल की थी, तलवार मकबरा से न जाने कब बाहर निकल गया था। जब उसने 11वां स्तर सफलतापूर्वक पार कर लिया तो उसे पता था कि पूरी अकादमी इससे स्तब्ध रह जाएगी। हालांकि नक्श धनपाल को इस तरह के आश्चर्य और विस्मय की आदत बहुत पहले ही हो चुकी थी। एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए इनका आनंद लेना स्वाभाविक और सही था। बात बस इतनी थी कि बाहर आने के बाद उसे पता चला कि चीजें वैसी नहीं थी जैसी उसने उम्मीद की थी। सब लोग सचमुच सदमे में थे, लेकिन सदमे का तरीका कुछ अलग था। तर्कसंगत रूप से वो सबका केंद्र बिंदु था। जब वो बाहर आता तो सभी को तुरंत उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, फिर खुशी से जयकारे लगाते हुए तरह तरह की शुभकामनाओं के साथ चिल्लाना और उछलना चाहिए। लेकिन बाहर आने के बाद उसने पाया कि एक भी व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। ये वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई नक्श धनपाल है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई नक्श धनपाल। आप प्रकाश स्क्रीन पर उस आदमी को देखिए। नक्श धनपाल की भौहें सिकुड़ गई। वो उत्सुकता से प्रकाश स्क्रीन की ओर देख रहा था। नक्श धनपाल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो प्रसिद्धि के लिए मछली पकड़ता हो। बस इतना था कि वो मुख्य पात्र के प्रकाश प्रभामंडल का आदी हो गया था और सभी के द्वारा अचंभित किए जाने का आदी था। वो इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि कौन सी चीज उसके 11वें स्तर को पार करने के प्रकाश को ढक सकती है। अब ये विस्मय बोधक शब्द गायब हो गए थे। उसे इसकी आदत नहीं थी और यह बहुत सहज नहीं था। जब आरव की आकृति उसकी नजर में आई तो नक्श धनपाल की नजर अचानक गंभीर हो गई। आरव गड़ी हुई एक और तलवार को खींचकर सहला रहा था, लेकिन सभी तलवारों का प्रतिक्रिया ऐसा था मानो अदृश्य तलवार इंटेंट के जरिए आरव को हमला करने का कोई मन नहीं था। कितना समय हो गया है? नक्श धनपाल ने गंभीरता से कहा। तन्मय ने सावधानी से कहा, 1 घंटा हो गया है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई नक्श, ये यहां क्या करना है और क्या कर सकते हो? अकादमी में रिपोर्ट करो और एक शिक्षक को बुलाओ। आरव ने तलवार मकबरा को नष्ट कर दिया है और उसे इस अपराध के लिए दंडित किया जाना चाहिए। नक्श धनपाल ने गंभीरता से कहा। तन्मय ने आह कहा और जल्दी से कहा, मैं अभी मास्टर इरफान को बुलाता हूं। बात खत्म करते हुए तन्मय ने एक ताबीज निकाला और यहां अचानक हुई घटनाओं को सीधे प्रसारित किया। सप्त मार्शल गुरुकुल में तलवार मकबरा में से कोई भी तलवार बाहर नहीं निकाली जा सकती थी, अन्यथा परिणाम बहुत गंभीर होते। जब तक कोई तलवार निकालता, पूरे स्तर की सभी तलवारें उस पर हमला बोल देती। यह हमला उन कानून के टुकड़ों के हमलों से बिल्कुल अलग स्तर का था। नक्श धनपाल की वर्तमान शक्ति के बावजूद पहले स्तर पर तलवार निकालने के बाद मृत्यु भी निश्चित है। सप्त मार्शल गुरुकुल के इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने क्षणिक आवेश में तलवार निकाल ली, लेकिन कोई भी बच नहीं पाया और उस दौर को पार करने में सफल होने के लिए किसी को सैकड़ों उड़ती तलवारों की नाकाबंदी को तोड़ना पड़ता था। इसीलिए आरव की हरकतों से इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया होती थी, जिसके परिणाम स्वरूप सभी लोग नक्श धनपाल द्वारा 11वां राउंड पास करने की बात को अपने दिमाग से निकाल देते थे। अगर कोई और होता तो नक्श धनपाल भी इतना क्रोधित नहीं होता, लेकिन वो व्यक्ति आरव था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसने पहले ही मौत की सजा सुनाई थी। कुछ ही देर में मास्टर इरफान तलवार मकबरा के पास पहुंच गए। प्रकाश पटल पर आरव को देखकर उनके चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने कहा, उसने ये कैसे किया? क्या ऐसा हो सकता है कि तलवार मकबरा के पहले स्तर में कुछ गड़बड़ हो गई हो? नक्श धनपाल आगे बढ़े और बोले, मास्टर इरफान, ऐसा कहा जाता है कि यह तलवार मकबरा 10 लाख साल से मौजूद है। इस तरह की असामान्यता पहले कभी नहीं देखी गई। फिलहाल आरव ने शायद किसी तरह तलवार मकबरा के पहले स्तर के क्रम को बिगाड़ दिया है, इसलिए ये ऐसा होगा। मास्टर इरफान ने सिर हिलाया और कहा, नक्श की बात सही है, मैं पहले अंदर जाकर स्थिति देखूंगा। अगर उसने सचमुच पहले स्तर के क्रम को बिगाड़ा है तो मैं बिना किसी दया के उसका सिर और काट दूंगा। बात खत्म करके मास्टर इरफान मुड़े और तलवार मकबरा के पहले स्तर में प्रवेश किया। लड़के, तुम्हें आरव कहते हैं, आखिर तुमने क्या किया? इस पहले स्तर की तलवार को बेकाबू कर दिया? मास्टर इरफान ने सवाल किया। हालांकि आरव ने शायद कुछ सुना ही नहीं और अभी भी अपने मन में सोच रहा था और अपने हाथ में तलवार से कुछ कह रहा था। बिल्कुल बरसों पुराने दोस्तों की तरह मास्टर इरफान का चेहरा उतर गया और उसने एक ठंडी सिसकारी भरी। उसका शरीर हिलकर तलवार मकबरा में समा गया। हालांकि ठीक उसी क्षण जब उसका शरीर तलवार मकबरा की सीमा में प्रवेश ही कर गया था, पहले स्तर की सभी तलवारों से हल्की गुनगुनाहट की एक श्रृंखला निकली। सभी तलवारें लगातार कांप रही थी, मानो जमीन से बाहर निकलने ही वाली हों। लगभग एक पल में मास्टर इरफान के हावभाव पूरी तरह बदल गए। उसके दिल में भारी खतरे का एहसास उमड़ आया। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। खटखट खटखट सभी तलवारें
जमीन से बाहर निकली और मास्टर इरफान की ओर बढ़ गई। मास्टर इरफान एक मूल देवता शक्ति थे और उनकी शक्ति अद्भुत थी। ये देखकर कि वे समय पर पीछे नहीं हट सकते, आभा का एक शक्तिशाली प्रवाह फूट पड़ा और उन लंबी तलवारों का स्वागत किया। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ मास्टर इरफान की आकृति तलवारों की कब्रगाह के दायरे से लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गई। मास्टर इरफान को पीछे धकेलते हुए अनगिनत लंबी तलवारें एक पल के लिए हवा में नाची और फिर सभी अपनी मूल जगह पर लौट गई। मास्टर इरफान के चेहरे पर घबराहट थी। अभी अभी हुए उस दृश्य के बारे में उनके दिल में अभी भी डर बना हुआ था। उनकी निगाहें आरव की ओर थीं। उनकी आंखें अविश्वास से भरी थी। ये तलवारें नियंत्रण नहीं खोती। अभी अगर वो थोड़ा और अंदर जाते तो शायद बाहर आना इतना आसान नहीं होता। लेकिन आरव अभी अभी हुई घटनाओं से बेखबर था और फिर भी मन ही मन बुदबुदा रहा था, मानो उस पर भूत सवार हो गया हो। लॉबी में बहुत पहले ही एक हलचल मच गई थी। पहले स्तर की तलवारें नियंत्रण से बाहर नहीं हुई। मास्टर इरफान भी लगभग हार ही गए थे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? वो बच्चा अंदर कैसे सुरक्षित और स्वस्थ रह सकता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सारी तलवारें उस बच्चे के नियंत्रण में है? ये तो मुमकिन नहीं है ना? नक्श धनपाल ने रोशनी वाली स्क्रीन की तरफ देखा। उसके हमेशा भावशून्य चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी भरी नजर थी। उसकी भावना भी उन लोगों जैसी ही थी जैसे आरव ने पहले स्तर की सभी तलवारों को नियंत्रित कर लिया हो। आखिर इस आदमी ने ये कैसे कर दिखाया? नक्श धनपाल के दिल में एक अनोखा सदमा लगा। इन सैकड़ों सालों में जब तक उसके पास खाली समय होता, वो तलवार को समझने के लिए तलवार मकबरा के पास आता। हालांकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई पहले स्तर की सभी तलवारों को नियंत्रित कर सकता है। ये सारी तलवारें सप्त मार्शल गुरुकुल के पूर्ववर्तियों द्वारा छोड़ी गई थी। उनमें से कुछ लोगों की ताकतें बाद में अकल्पनीय थी। तलवारों की सारी शक्ति एक साथ मिलकर भी किसी व्यक्ति की शक्ति के सामने टिक नहीं पाती थी। लेकिन आरव ने वास्तव में सभी तलवारों को नियंत्रित कर लिया था। पता नहीं कब से अमन धनपाल भीड़ में शामिल हो चुका था। आखिरकार उसे समझ आ गया कि आरव के 1 साल के पागलपन भरे दुरुपयोग का क्या मतलब था। वो तलवार को समझ रहा था, लेकिन ये समझने की क्षमता थोड़ी ज्यादा डरावनी थी, है ना? जैसे ही सब चौंक गए, आरव धीरे से उठा, तलवार को अपने हाथ से वापस अपनी जगह पर रखा और बाहर चला गया। मास्टर इरफान को देखकर आरव स्तब्ध रह गया और झुककर बोला, शिष्य आरव ने गुरु को देख लिया है। मास्टर इरफान के हावभाव बहुत अजीब थे। आरव ने भी उसकी इस विचित्रता को भांप लिया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। आरव, तुमने अभी क्या किया? मास्टर इरफान ने एक भद्दे भाव से कहा। आरव ये सुनकर ठिठक गया और बोला, क्या कर रहा है? क्या गुरु ने भी नहीं देखा? मैं तलवार समझ रहा था। तलवार समझ रहे हो? आरव, अब और बेवकूफी मत करो। तुमने अभी अभी एक तलवार निकाली। मास्टर इरफान ने दुखी होकर कहा। तलवार निकाली? हाँ, मैंने पहले भी तलवार निकाली थी। क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि तलवार मकबरा के अंदर की तलवारें खींची नहीं जा सकती? आरव ने मासूमियत से पूछा। उसे सच में पता नहीं था। मास्टर इरफान का गला रुंध गया और वो गंभीरता से बोला, तलवार खींचने वालों पर सभी तलवारों का हमला होना तय है। कोई भी बच नहीं पाया। लेकिन इन तलवारों ने तुम पर हमला क्यों नहीं किया? आरव ने सोचा और कहा, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उनसे दोस्ती कर ली है। सुनने में तो यह बहुत ही औपचारिक लग रहा था, लेकिन आरव ने जो कहा वो सच था। मास्टर इरफान को स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं हुआ। बस जब वो जांच करने के लिए पहले स्तर पर दोबारा गया तो उसे कुछ भी नहीं मिला। सब कुछ सामान्य था। हालांकि यह बहुत अकल्पनीय लग रहा था, लेकिन इस मामले का निष्कर्ष बिना किसी निष्कर्ष के ही निकाला जा सकता था। आरव अपनी जिंदगी जीते रहे। लगभग 10 दिन आराम करने के बाद आरव ने उसके बाद एक बार फिर तलवार मकबरा में प्रवेश करने की योजना बनाई। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, आरव ने अचानक पाया कि अकादमी उत्साह से भरी हुई थी। हर कोई अकादमी से बाहर भाग रहा था। अरे, मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इस राजपुर राजधानी में अभी भी कोई है जो धनपाल परिवार की मूंछें सहलाने की हिम्मत करता है। क्या वो जीने से थक गया है? शिल्पी धनपाल जैसे राक्षसी का अपहरण। सोचिए, यह आदमी सचमुच ऐसा सोच भी सकता है? इस बदमाश की धनपाल परिवार से कितनी बड़ी दुश्मनी है। अगर उसने अपहरण किया है तो अपहरण किया है, लेकिन फिर भी उसे राजपुर राजधानी के बीच में टांग देना, क्या यह धनपाल परिवार को अंत तक अपमानित नहीं कर रहा है? अच्छा, उस बदमाश का नाम क्या है? लगता है इस सीजन का एक नया योद्धा है ना? अरे, कहते हैं उसका नाम पुलकित है। एक बड़े आदमी का नाम वाकई कितना लड़कियों जैसा होता है। आरव के कदम अचानक रुक गए। उसके सिर में झुनझुनी हो रही थी। 1 साल से ज्यादा पल भर में बीत गया। आरव ने तलवार दांव के नियमों को समझने में जी जान लगा दी थी और लगभग इस नाम को भूल ही गया था। लेकिन अब
ये नाम उसकी जिंदगी में फिर से आया, लेकिन कुछ इस अंदाज में। इस छोटे से मोटे आदमी ने क्या किया? आरव को तुरंत समझ आ गया। वो उसे दिखाने के लिए ऐसा कर रहा था। ये लड़का इस मामले के जरिए आरव से अपनी सच्ची भावनाएं जाहिर करना चाहता था, ये साबित करते हुए कि वो और आरव एक ही धागे पर खड़े हैं। बस बात ये थी कि काम करने का ये तरीका थोड़ा ज्यादा था, है ना? शहर में सबके सामने धनपाल परिवार के मुंह पर तमाचा मारना, ये तो मौत को दावत देने जैसा था। ये एग्रो पॉइंट पूरी तरह से चरम पर था। आरव ने देर करने की हिम्मत नहीं की। उसका फिगर साफ दिखाई दे रहा था, तेजी से दौड़ते हुए अकादमी से बाहर निकल रहा था। रास्ते में आरव ने बहुत कुछ सोचा। इस 1 साल से ज्यादा समय में लिटिल फैटी ने शायद कुछ भी नहीं किया और अपनी सारी ऊर्जा शिल्पी धनपाल का पता लगाने में लगा दी। धनपाल परिवार की ताकत के साथ पिछली बार आरव द्वारा शिल्पी धनपाल को सुअर के सिर पर पटकने के बाद धनपाल परिवार उसकी रक्षा के लिए और भी ज्यादा मजबूत पहरेदार जरूर भेजेगा। लिटिल फैटी की ताकत ज्यादा नहीं थी। धनपाल परिवार के हाउस गार्ड की निगरानी में शिल्पी का अपहरण करना, इस मुश्किल की कल्पना ही की जा सकती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सचमुच कामयाब हो जाएगा। आरव इस समय कुछ हद तक आत्मग्लानि महसूस कर रहा था। उस समय उसने बेतुके अनुमान लगाए। उसे उम्मीद नहीं थी कि इससे लिटिल फैटी इतनी खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएगा। इसके अलावा लिटिल फैटी द्वारा शिल्पी धनपाल का अपहरण करने के बाद उसने अकेले में उसकी देखभाल नहीं की, बल्कि उसे राजपुर राजधानी में अगवा कर लिया। ये बिल्कुल भी धनपाल परिवार के साथ अब और कोई ढील नहीं। लिटिल फैटी ने ऐसा शायद इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि आरव अभी भी अपना मन शांत नहीं कर पा रहा होगा और उसे लग रहा होगा कि वो और धनपाल परिवार जानबूझकर आरव को दिखाने के लिए कोई नाटक कर रहे हैं। लिटिल फैटी ने जानबूझकर इस मामले को इतना तूल दिया। वो खुद को पीछे हटने से बचाना चाहता था। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। लिटिल फैटी दिन भर तो एक बदमिजाज और बचकाना सा दिखता था, लेकिन काम करते वक्त वो चूहे जैसा डरपोक रहता था। आरव को उम्मीद नहीं थी कि उसके दिल में सचमुच इतना दृढ़ और नैतिक पक्ष है। आरव का रूप बिजली की तरह तेज था, जो राजपुर राजधानी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इस बात ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। सड़कों पर सारा ट्रैफिक उसी दिशा में जा रहा था। आरव की अधीरता में उसने गुजरने के लिए कुछ छोटी छोटी गलियां चुनी। अचानक एक आकृति सामने से चमकती हुई दिखाई दी, जिसने आरव का रास्ता रोक लिया। आरव, तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है। मैंने तो सोचा था कि तुम जिंदगी भर अकादमी में छिप सकते हो, सोनू सेठ ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वो आरव की हरकतों को घूरता रहा। जब आरव अकादमी से बाहर गया तो वो तुरंत उसके पास पहुंच गया। सप्त मार्शल गुरुकुल में निजी लड़ाई वर्जित थी, जिससे छात्र एक दूसरे की हत्या नहीं कर सकते थे, लेकिन ये नियम केवल अकादमी के भीतर ही सीमित था। अकादमी छोड़ते समय जीवन और मृत्यु की जिम्मेदारी स्वयं की होती थी। प्रवेश परीक्षा के बाद से सोनू सेठ के दिन कठिन रहे हैं। 0 योगदान अंक के साथ उसके लिए अकादमी में एक कदम भी चलना मुश्किल हो गया था। चुनौतियों को पार करने के लिए अंक खर्च करने पड़ते थे, लेकिन उसके पास एक भी अंक नहीं था। दूसरों को चुनौती देते हुए दूसरे भी मूर्ख नहीं थे और चुनौती स्वीकार नहीं करते थे। इस 1 साल में सोनू सेठ ने लगभग अपना समय मिशनों को पूरा करने में ही बिताया। मिशन करने के लिए समय और ऊर्जा की जरूरत होती थी। अपने क्षेत्र और ताकत के साथ वो किसी भी उच्च कठिनाई वाले मिशन को स्वीकार नहीं कर सकते थे। 1 साल तक मेहनत करने के बाद सोनू सेठ ने आखिरकार 60 से 70 अंक जमा कर लिए। ये 1 साल से ज्यादा का समय लगभग बर्बाद ही कहा जा सकता था। रशीद हुसैन, रमेश चंदेर और उन लोगों को देखकर जो पीछे से उसे पकड़ लिए थे, वो सचमुच चिंता से जल रहा था। ये सब आरव की बदौलत था, इसलिए वो हमेशा आरव की गतिविधियों पर ध्यान देता था। आज आखिरकार उसे मौका मिल ही गया। सोनू सेठ को देखकर आरव की भौहें तंग गई और उसने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम मौत नहीं चाहते तो भाग जाओ। यह सुनते ही सोनू सेठ को गुदगुदी हुई और उसने मजाक करते हुए कहा, तुम्हारी थोड़ी सी ताकत भी मेरे सामने घमंड करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? क्या तुम्हें लगता है कि आज भी परीक्षा बाकी है? अभी क्या तुम्हें उस कमबख्त मोटे को बचाने की जल्दी है? हे, अब जाने की जरूरत नहीं है। उसने धनपाल परिवार को भड़काने की हिम्मत की तो वो पक्का मर जाएगा। और तुम आरव, तुमने मुझे जो अपमान दिया है, मैं आज उसे ब्याज समेत वापस लूंगा। तुम भी आज बिना किसी शक के मर जाओगे। नर के रास्ते पर तुम और उस कमबख्त मोटे का साथ मिल सकता है। आरव पहले तो छोटे मोटे के बारे में चिंतित था और चिंता से घबराया हुआ था। फिर भी ये सोनू सेठ भाले के सिरे पर जोर से टकराने के लिए दौड़ा। वो ठंडे स्वर में मुस्कुराया और बोला, मूर्ख, तुम अपने दुश्मन को भी नहीं समझते और लोगों को मारने के लिए दौड़ पड़े। चूंकि तुम खुद मौत चाहते हो तो मुझे तुम्हें यहां से भगा देने में कोई आपत्ति नहीं है। सोनू सेठ के हाव भाव बदल गए।
अचानक इन हवा का एक झोंका आया। उसने अभी तक अपनी तलवार नहीं निकाली थी और उसका पूरा शरीर जम गया था। दुष्ट आत्मा जियान का रूप उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। सोनू सेठ की आंखें दुष्ट आत्मा जियान को चौड़ी तश्तरियों की तरह घूर रही थी। सोनू सेठ ने कभी नहीं सोचा था कि एक देर से चरण वाली दो सितारा दुष्ट आत्मा वास्तव में आरव के पीछे पीछे चल रही है। उसे अचानक लगा कि वो हद दर्जे का मूर्ख है। ये वास्तव में आरव के कहे अनुसार था। उसे ये भी पता नहीं चला कि उसके दुश्मन के पास कितने तुरुप के पत्ते हैं और वो बिना सोचे समझे लोगों को मारने आ गया। अगर ये मूर्खता नहीं थी तो फिर क्या था? लेकिन ठीक इसी समय एक भयानक आभा वहां से उतरी। दुष्ट आत्मा जियान के हावभाव बदल गए। उसकी आकृति विस्फोटक रूप से पीछे हट गई। दो आकृतियां चमकती हुई आई और सोनू सेठ के सामने आ गई। आरव, उसे तुम्हारी बारीकियां नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। इसलिए इस बार मैंने एक मददगार को बुलाया है। बात करने वाला कोई और नहीं बल्कि आरव का कट्टर दुश्मन दुष्यंत चौकसी था। अपने साथ वो एक शानदार दूसरा स्वर्ग झलक पावर हाउस भी लाया था। तुम आरव हो? मैंने तुम्हारा इंतजार करने के लिए पूरे 1 साल से तैयारी कर रखी है। आज मैं आखिरकार मिशन पूरा कर सकता हूं, उस शानदार स्वर्ग झलक क्षेत्र की पावर हाउस ने कहा। तभी से लेखराज धनपाल ने दुष्यंत चौकसी की सहायता के लिए एक भव्य पूर्णता वाला स्वर्ग झलक शक्ति को भेजा। उद्देश्य स्वाभाविक रूप से आरव को खत्म करना था। इन लोगों से जूझते हुए आरव निस्संदेह मर चुका था। जब सोनू सेठ ने यह देखा तो वो हंसने से खुद को रोक नहीं पाया और बोला, आरव, जिन लोगों को तुमने नाराज किया है उनकी संख्या वाकई कम नहीं है। तुम इस तरह के इंसान, अगर मैं तुम्हें न भी मारूं तो भी तुम्हारा इस विपत्ति से बचना मुश्किल है। आरव ने सोनू सेठ को ऐसे देखा जैसे किसी मूर्ख को देख रहा हो और ठंडे व्यंग्य से बोला, मूर्ख, जिन लोगों को मैंने नाराज किया है उनकी संख्या तो बहुत है, लेकिन मेरे दोस्त भी कम नहीं है। बस तुम जैसे मूर्ख ही मुझे मारना चाहते हो। आरव अचानक चिल्लाया, बाहर आओ। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम तभी बाहर आओगे जब मैं उनके द्वारा मारा जाऊं? गली के एक अंधेरे कोने में एक आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। ये एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसका व्यवहार असाधारण था। एक नजर में ही पता चल गया कि वो एक विशेषज्ञ है। आरव ने भी उसे नहीं पहचाना, लेकिन ये व्यक्ति सप्त मार्शल गुरुकुल में प्रवेश करने के बाद से ही उसके पीछे पीछे चल रहा था। इस व्यक्ति के इरादे बुरे नहीं थे। आरव ने अनुमान लगाया कि दूसरे पक्ष को असंख्य खजाना टॉवर ने उसकी रक्षा के लिए भेजा होगा। जब दुष्यंत चौकसी ने इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा तो उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। मास्टर, क्यों? आप यहां क्यों हैं? दुष्यंत चौकसी ने कभी नहीं सोचा था कि असंख्य खजाना टॉवर वास्तव में आरव की रक्षा के लिए एक मूल देवता की शक्ति तैनात करेगा। आखिर इस आरव की उत्पत्ति क्या थी? अधेड़ उम्र का आदमी आरव के पास आया और अपना परिचय देते हुए बोला, मेरा नाम सुकेश खन्ना है। मैं अकादमी का एक शिक्षक हूं। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य है कि आप सचमुच मेरे अस्तित्व को जान पाए। आपको यह कब पता चला? आरव ने शांत भाव से कहा, शुरू से ही। सुकेश खन्ना ने खुद को बहुत अच्छी तरह छुपाया था, लेकिन वो धूलिन की आंखों और कानों से कैसे छिप सकता था? यह सुनकर सुकेश खन्ना के चेहरे पर भाव आ गए। उसे पूरा विश्वास था कि उसने अपने अस्तित्व को बहुत अच्छी तरह छुपाया है, इसलिए उसे नहीं लगा कि आरव ने उसे बहुत पहले ही पहचान लिया होगा। अब उसे आखिरकार समझ आ गया था कि टावर लॉर्ड ने उसे आरव की रक्षा के लिए क्यों बुलाया था। ठीक है, इन्हें मेरे पास छोड़ दो, तुम जाओ, सुकेश खन्ना ने शांत भाव से कहा। आरव ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिक्षक से भी अनुरोध करूंगा कि वे टावर लॉर्ड को कुछ सूचित करें। उन्हें बस इतना कह दें कि आज के लिए ईश आरव उनका एहसानमंद है। सुकेश खन्ना की निगाहें गंभीर हो गई और उन्होंने सिर हिलाकर कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं ये संदेश जरूर पहुंचा दूंगा। सप्त मार्शल गुरुकुल स्वाभाविक रूप से नगर स्वामी का सप्त मार्शल गुरुकुल था, लेकिन नगर स्वामी के लिए अकादमी और राजधानी शहर का प्रबंधन अकेले करना स्वाभाविक रूप से असंभव था। इसलिए नगर स्वामी के पास भी कई ऐसी चीजें थी जिनके लिए उन्हें इन प्रमुख परिवारों पर निर्भर रहना पड़ता था। इनमें असंख्य खजाना टावर भी शामिल थी। हालांकि असंख्य खजाना टावर एक बाहरी शक्ति थी, फिर भी इस शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। इस सप्त मार्शल गुरुकुल में स्वाभाविक रूप से असंख्य खजाना टावर का भी हिस्सा था। चले जाओ, आरव दुष्यंत चौकसी के सामने आया और ठंडी आवाज में बोला। इस कूड़े के ढेर ने पहले ही उसका बहुत समय ले लिया था। वो बहुत नाराज था। दुष्यंत चौकसी के चेहरे पर लगातार झिलमिलाहट हो रही थी। आखिरकार वो इस मौके का फायदा उठाने में कामयाब रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि असल में यही नतीजा होगा। अरे, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अब भी चाहते हो कि मैं व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करूं? सुकेश खन्ना की आवाज गंभीर हो गई। एक मूल देवता लोक का दबाव तुरंत फैल गया।
सभी को तब तक कुचलता रहा जब तक कि वे सांस नहीं ले पाए, खासकर सोनू सेठ, क्योंकि वह ग्रोटो प्रोफाउंड लोक में ही था। वो इतना दबाव कैसे झेल सकता था? वो सचमुच धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गया। वो इस समय आरव के सामने था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आरव के सामने घुटने टेक रहा हो। हालांकि वो बेहद अनिच्छुक था, फिर भी दुष्यंत चौकसी आधा कदम पीछे हट गया। आरव को उनसे ज्यादा देर तक बात करने का समय नहीं मिला। उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा। आरव के जाते ही सुकेश खन्ना का साधना क्षेत्र का दमन तुरंत गायब हो गया। दुष्यंत चौकसी का चेहरा उतर गया और उसने कहा, गुरुजी, आपका ऐसा होना नियमों के विरुद्ध है। मैं इस मामले की शिकायत अंकल लेखराज धनपाल से करूंगा। सुकेश खन्ना ने ठंडे स्वर में कहा, जरूर, लेकिन आपको भी आभारी होना चाहिए कि मुझे अकादमी के शिक्षक की यह पहचान मिली है, वरना आप अब तक मर चुके होते। दुष्यंत चौकसी के चेहरे पर भय का भाव आ गया। सुकेश खन्ना का शरीर हिला और गायब हो गया। मूल देवता योद्धा की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती थी। दुष्यंत चौकसी के इस एक वाक्य के आधार पर सुकेश खन्ना के पास उसे मारने के लिए पहले से ही पर्याप्त कारण थे। हालांकि दुष्यंत चौकसी को धनपाल परिवार का आधा दामाद माना जाता था, लेकिन सुकेश खन्ना जैसी पहचान वाले ऐसे व्यक्ति की हत्या से कोई खास हलचल नहीं मच सकती थी। हालांकि सुकेश खन्ना अभी भी अकादमी में शिक्षक थे। अगर उन्होंने अपने ही छात्र के खिलाफ कोई कदम उठाया होता तो उसे समझाना मुश्किल होता। उस समय उन्होंने सिर्फ धनपाल परिवार को ही नहीं, बल्कि राजपुर नगर स्वामी को भी नाराज किया होता। राजपुर राजधानी के सेंटर में, राजधानी शहर की सबसे बड़ा चौक को वर्तमान में इसे लोगों के द्वारा तब तक घेर लिया गया था जब तक कि पानी अंदर ना आ सके। चौक के बीच में एक ऊंचा मंच था। मंच पर दो आकृतियां बहुत ही विशिष्ट थी। आरव ने भीड़ को विभाजित किया और अंततः आगे की ओर बढ़ने में कामयाब रहे। 1 साल से न दिखने के कारण लिटिल फैटी और भी मोटा हो गया था, लेकिन इस समय लिटिल फैटी फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, किसी भिखारी जैसा लग रहा था। उसके चेहरे और शरीर पर कोड़ों के निशान साफ और गहरे थे, यहां तक कि मांस भी दिखाई दे रहा था। लेकिन पुलकित को जरा भी परवाह नहीं थी। उसने साफ आवाज में कहा, मेरा मानना है कि इस वेश्या से हर कोई अनजान नहीं है। यह धनपाल परिवार की युवती शिल्पी धनपाल है, जिसे राक्षसी कहा जाता है। उसने जो पाप किए हैं उनके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि सभी ने इसके बारे में सुना होगा या पहले भी व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव किया होगा। हर कोई उसकी पहचान से डरता है और उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इस लॉर्ड फैटी, मैं विधर्म में विश्वास नहीं करता। लॉर्ड फैटी, मैं आज स्वर्ग की ओर से न्याय करने जा रहा हूं। हाँ हाँ करो। पुलकित के शब्दों पर तुरंत एक जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। लेखराज धनपाल ने इस बेटी को बहुत बिगाड़ा, जिसकी वजह से वो पूरी राजधानी में एक तानाशाह के रूप में बदनाम हो गई। बात बस इतनी थी कि गुस्सा तो सब करते थे, लेकिन बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता था। अब जब हमले का खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ा तो उनकी दबी हुई भावनाएं तुरंत फूट पड़ी। थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। पुलकित ने सीधे कुछ थप्पड़ जड़ दिए, जिससे एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। शिल्पी धनपाल की आंखों से आग निकल रही थी और वो बेहद गुस्से में बोली, धिक्कार है मोटा, तू तो मर ही जाएगी। आज तूने इस युवती के साथ जो किया है, मैं उसका 100 गुना बदला तुझे जरूर दूंगी। पुलकित ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कुछ नहीं कहा। हाथ बढ़ाते हुए उसने कुछ और थप्पड़ जड़े। बोलो, और क्या है, सब बोलो, पुलकित ने हंसते हुए कहा। यह कहते हुए शिल्पी धनपाल का दिमाग पूरी तरह से बैठ गया और वो कोई भी गुस्सा दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो और कोई कठोर शब्द कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और बस पुलकित को घूरती रही। हे, यही तो है। पुलकित हल्के से हंसा, मुड़ा और चौक की तरफ साफ आवाज में बोला, 50 साल पहले यह वेश्या 8 साल की थी। इसने सड़क पर अचारी नाम के एक बच्चे का पैर छीन लिया और उस बच्चे से झगड़ा कर लिया और लोगों से पूरे अचारी परिवार का सफाया करवा दिया। थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। बात खत्म करते हुए पुलकित ने लापरवाही से कुछ थप्पड़ जड़ दिए। शिल्पी धनपाल का सुंदर चेहरा तुरंत सूझ गया। 47 साल पहले इस वेश्या ने एलिगेंट वाटर स्ट्रीट पर अपने घोड़े को खुली छूट दी थी और 3 साल से कम उम्र की एक बच्ची को कुचलकर मार डाला था। थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। बात खत्म करते हुए उसने अपना हाथ फेंका और फिर कुछ और थप्पड़ पड़े। इसी तरह पुलकित ने शिल्पी धनपाल के उन कुछ सालों के अपराधों का एक एक करके बारीकी से ब्यौरा दिया, जिनमें मानव जीवन की घोर उपेक्षा थी। हर बार जब वो कहता कि एक खत्म करो, तो वो कुछ थप्पड़ जड़ देता। बहुत जल्द शिल्पी धनपाल को एक बार फिर स्वर के सिर पर थप्पड़ मारा गया। शुरुआत में सभी अभी भी हूटिंग और जयकार कर रहे थे, लेकिन बाद में उनके चेहरों के भाव क्रोध में बदल गए। इस राक्षसी ने जितने भी अपराध किए थे वे इतने ज्यादा थे कि उन्हें दर्ज नहीं किया जा सकता।
आरव भी ये सुनकर मन ही मन चौंक गया। शुरुआत में उसने बस यही सोचा था कि ये छोटी बच्ची बदतमीज और जिद्दी है। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिल्पी धनपाल इतनी छोटी बच्ची इतनी क्रूर और बेरहम होगी। साथ ही आरव ने पुलकित को भी एक अलग नजरिए से देखा। ये छोटा मोटा आमतौर पर काम करते समय बहुत लापरवाह दिखता था। उम्मीद नहीं थी कि एक बार जब वो किसी चीज को गंभीरता से लेगा तो उसने उसे इतनी खूबसूरती और बारीकी से करेगा। इस एक साल में छोटे मोटे ने इस शिल्पी धनपाल को लगभग पूरी तरह से खोद डाला। आरव ने शुरू में सोचा था कि छोटा मोटा बस बेवजह काम कर रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी तैयारी इतनी ज्यादा होगी। आज का यह नाटक बेपरवाह लग रहा था, लेकिन असल में यह मोटे की भद्दे अंदाज में थोड़ा परिष्कृत था। उसने हंगामे को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया कि शहर में सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। फिर उसने शिल्पी धनपाल के अपराधों की सूची बनाई, एक एक करके, ताकि सब सुन सके। इससे न सिर्फ धनपाल परिवार मानहानि के डर से सावधानी बरतेगा और बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटाएगा। धनपाल परिवार अगर हंगामा करना भी चाहेगा तो भी इतने लोगों के सामने लिटिल फैटी की गलती के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। उसे मार डालो, उसे मार डालो, स्वर्ग की ओर से न्याय करो, लोगों को इस विपत्ति से मुक्ति दिलाओ। एक पल के लिए भावनाएं उफान पर आ गई। हालांकि मार्शल आर्ट की दुनिया में ताकतवरों का बोलबाला था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि नैतिकता की कोई सीमाएं नहीं थी। खासकर धनपाल परिवार जैसे बड़े परिवार के लिए वे अकेले में कई बुरे काम कर सकते थे, लेकिन उन्हें खुलकर कहने की हिम्मत नहीं करते थे। आज लिटिल फैटी को थप्पड़ मारना वाकई बहुत ही क्रूरता से किया गया था। हालांकि आरव मन ही मन बेचैन था। धनपाल परिवार बहुत शांत था। लिटिल फैटी दिन भर ज्यादातर समय परेशान करता रहा, लेकिन धनपाल परिवार में एक भी व्यक्ति उसका खंडन करने के लिए आगे नहीं आया। इससे पता चलता था कि धनपाल परिवार निश्चित रूप से कुछ बड़ी चालें चल रहा था। अचानक भीड़ से एक व्यक्ति तेजी से निकला और सीधे मंच पर आ गिरा। पुलकित चौंक गया और जल्दी से शिल्पी धनपाल के जीवन द्वार के इक्विपमेंट को पकड़ लिया, जिससे उसका पूरा शरीर सुरक्षित हो गया। वो जानता था कि उसकी ताकत कम है, उसका एकमात्र सहारा शिल्पी है। लेकिन जब उसने उसे आते देखा तो उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वह चिल्लाया, तीसरे अंकल, आप क्यों आए? तीसरे अंकल? सैन्य पोशाक पहने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखकर आरव के मन में एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। शायद धनपाल परिवार की कोई योजना आ गई थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा उतर गया और उसने ठंडी सिसकारी के साथ कहा, अगर मैं अब भी नहीं आया होता तो तुम आसमान में भी छेद कर दोगे। साले, तुम तो वाकई काबिल हो गए हो। पुलकित की भौहें सिकुड़ गई और उसने कहा, तीसरे अंकल, मैंने आसमान में छेद नहीं किया। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इस लड़की की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडी सांस ली और कहा, बताओ, तुमने जानबूझकर धनपाल परिवार की प्रतिष्ठा खराब की और हमारे गर्ग परिवार को बेवफा साबित किया। आखिर किसकी दबाव है? पुलकित के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और उसने कहा, क्या धनपाल परिवार की प्रतिष्ठा को अब भी मेरे जाने और बर्बाद होने की जरूरत है? स्वर्ग न्याय की रक्षा कर सकता है। इस वेश्या के कर्म और आचरण के लिए 100 बार मरना भी काफी नहीं है। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा उतर गया और उसने कहा, क्या ऐसा है? तो मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने ये सब कहा, क्या कोई सबूत है? पुलकित का चेहरा सख्त हो गया। धनपाल परिवार के लोगों ने बहुत सफाई से काम किया। उसे सचमुच ज्यादा सबूत नहीं मिले। शिल्पी धनपाल ने जो कुछ किया उसके बारे में उसने पूछताछ की थी। अधेड़ उम्र का आदमी ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, अगर किसी की निंदा करनी हो तो कोई भी आरोप मनगढ़ंत हो सकता है। शिल्पी धनपाल, ये लड़की थोड़ी बदतमीज और जिद्दी है, पर यह तो एक जवान लड़की का स्वभाव ही है। बताइए, इस राजधानी के बड़े बड़े परिवारों में किस परिवार की मालकिन बदतमीज या जिद्दी नहीं होती? एक छोटी सी बच्ची पर इतने सारे जुर्म थोपते हो, कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? ब्रिलियंट पीस सिटी राजपुर राजधानी के सबसे बड़े जिलों में से एक था। गर्ग परिवार ब्रिलियंट पीस सिटी का एक बड़ा पारिवारिक कबीला था और उनकी ताकत सेठ परिवार के बाद दूसरे नंबर पर थी। इतना बड़ा परिवार होने के कारण राजधानी में कई लोग बड़े पदों पर थे। ये अधेड़ उम्र का आदमी पुलकित का तीसरा चाचा प्रयाग गर्ग था। वर्तमान में वो नगर रक्षकों का एक उच्च स्तरीय सेनापति था और उसकी ताकत असाधारण थी। उसकी हैसियत को देखते हुए अपने ही भतीजे से सवाल करने के लिए आगे आना ज्यादा उचित नहीं होगा। आरव को भी उम्मीद नहीं थी कि धनपाल परिवार सचमुच इतना बड़ा क्लेम करेगा। छोटा मोटा शायद अभिभूत होने वाला था। यकीनन प्रयाग गर्ग की बातें सुनकर लिटिल फैटी के पास शब्द नहीं बचे। हालांकि वो साफ जानता था कि प्रयाग गर्ग काले को सफेद बना रहा है, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के वो इसका खंडन कैसे करता? अगर धनपाल परिवार के लोग होते तो वो थूक सकता था,
लेकिन उसके सामने जो था वो उसका बुजुर्ग, उसका तीसरा चाचा था। प्रयाग गर्ग ठंडे स्वर में मुस्कुराया और बोला, और हाँ, तुम किस तरह के इंसान हो ये तो मुझे साफ पता है। तुम्हारी ताकत से सप्त मार्शल गुरुकुल की प्रवेश परीक्षा पास करना बिल्कुल नामुमकिन है। तुम सबको कैसे धोखा देकर छात्र बन गए ये जानने की मेरी उत्सुकता है। यहां तक बात करते हुए प्रयाग गर्ग ने फिर से गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में ईमानदारी से कहा, ओह पुलकित, मुझे पता है कि तुम्हारा स्वभाव शुद्ध है। तुम्हें जरूर बुरे लोगों ने धोखा दिया होगा, तभी तुम इतनी बड़ी गलती कर बैठे। ठीक है, ये तमाशा यही खत्म होता है। शिल्पी, ये लड़की सामान्य तौर पर भी बहुत ज्यादा शरारती है। तुम इसे मेरे हवाले कर दो, मैं मुखिया लेखराज धनपाल से इसे ठीक से अनुशासित करवा दूंगा। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम निश्चिंत रहो, मेरे होते हुए धनपाल परिवार तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। हालांकि पुलकित समझदार था, लेकिन उसने अंत में इतनी बड़ी लाइनअप पहले कभी नहीं देखी थी। शुरू में वो बहुत तनाव में था। अब प्रयाग गर्ग के व्यवस्थित मार्गदर्शन में ये कसी हुई नस आखिरकार धीरे धीरे ढीली पड़ गई। इसके अलावा प्रयाग गर्ग उसके तीसरे चाचा थे, इस वजह से उनमें एक स्वाभाविक निकटता थी। धीरे धीरे उसने अपनी सतर्कता कम कर दी। ठीक इसी समय प्रयाग गर्ग की निगाहों में एक ठंडी चमक चमक उठी और वो उसे छीनने ही वाला था। एक आकृति तैरती हुई आई और उसके सामने आ रुकी। हालांकि आरव की ताकत प्रयाग गर्ग से कहीं कम थी, फिर भी उसका प्रकट होना बिल्कुल सही समय था, जिसने संयोग से दूसरे पक्ष के बढ़ते हुए गति को बाधित कर दिया। प्रयाग गर्ग को भी उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके काम में खलल डालेगा। एक पल की चूक में वो लगभग सुन्न हो गया, अंदरूनी चोटों के कारण। तुम कौन हो? प्रयाग गर्ग ने गंभीर स्वर में कहा। आरव ने उसे एक बेपरवाह नजर से देखा और कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि पर्दे के पीछे कोई उस मोटे उकसा रहा है? वो मैं हूं। प्रयाग गर्ग का चेहरा उतर गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरे गर्ग परिवार और धनपाल परिवार के रिश्ते में कलह बो रहे हो। आखिर तुम्हारे क्या बुरे इरादे हैं? आरव को प्रकट होते देख पुलकित के चेहरे पर उलझन थी। प्रयाग गर्ग को इस समय सवाल करते देख उसने जल्दी से कहा, यह मेरा अपना विचार है, इसका आरव से कोई लेना देना नहीं है, उसे तो कुछ भी पता नहीं है। प्रयाग गर्ग ठंडे स्वर में मुस्कुराया और बोला, असंबंधित? हे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यकीन करूंगा? मैं अभी भी सोच रहा था कि तुम्हारी छोटी सी हिम्मत के आगे तुम ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर पाए। अब मुख्य अपराधी आखिरकार सामने आ ही गया। आरव ने पुलकित के कंधे पर थपथपाया और मंद मंद मुस्कान के साथ बोला, स्वर्ग के लिए न्याय करना अच्छी बात है, तुम मुझसे रिश्ता तोड़ने की इतनी जल्दी में क्यों हो? क्यों? इतनी अच्छी बात, मुझे इसमें हिस्सा नहीं देना चाहते? पुलकित ने मुंह खोला पर समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। उसके दिमाग में पहले ही खून सवार हो गया था और उसने इतना बड़ा और जबरदस्त काम कर दिया था। आरव की पूछताछ ने उसे एक अंधेरे में धकेल दिया। वो तो बस खुद को साबित करना चाहता था, पर यह नहीं सोचा था कि इस मामले के बाद इस गंदगी को कैसे साफ किया जाए। दरअसल इस मंच पर खड़े पुलकित को पता था कि वो बड़ी मुसीबत में फंस गया है, इसलिए वो आरव को इसमें शामिल नहीं करना चाहता था। यह मामला दरअसल उसने अकेले ही किया था। आरव को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह मामला आखिरकार आरव को चौंका देगा, और पुलकित को यह भी उम्मीद नहीं थी कि आरव ने आगे आकर स्वीकार किया कि यह मामला पीछे से उसी ने भड़काया था। पुलकित के चेहरे का मांस ऐंठ रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, वो बहुत भावुक हो गया था। वो आरव का मतलब समझ गया था। आरव यहां अपना मुंह पोंछने वाला था, लेकिन यह मामला पहले ही पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुका था। आरव अकेला था तो वो उसके लिए यह गंदगी कैसे साफ करता? स्वर्ग की ओर से न्याय करो? अरे अज्ञानी बालक, स्वर्ग की ओर से न्याय करने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यताएं हैं? ये तो वही वाक्य है, सबूत पेश करो। प्रयाग गर्ग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। आरव यह सुनकर मुस्कुराया और बोला, मुझे सबूत पेश करने के लिए कह रहे हो, है ना? फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं। पुहवार्क। आरव की उंगली पता नहीं कब से शिल्पी के माथे पर आ पहुंची थी। उसने शिल्पी की सारी जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया। तुरंत पूरी राजपुर राजधानी में सन्नाटा छा गया। प्रयाग गर्ग की आंखें लगभग बाहर निकल आई। वो अविश्वास से यह दृश्य देख रहा था। तुमने सचमुच ऐसा करने की हिम्मत की? किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। आरव के अलावा किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। आरव ने उसे ऐसे ही मार डाला। कई सांसों तक पूरी जगह खामोश रही। उनके सिर पूरी तरह से शांत नहीं हो पा रहे थे। यहां तक कि लिटिल फैटी पुलकित भी पूरी तरह से स्तब्ध था। हालांकि जांच के इस साल ने उसे चौंका दिया और भयभीत कर दिया, लेकिन ऐसा करने का उसका मूल उद्देश्य भी केवल एक रवैया व्यक्त करना था। हालांकि उसे यह भी लगता था कि शिल्पी धनपाल मौत की सजा के लायक है। उसने कभी उसे मौत की सजा देने के बारे में नहीं सोचा था। वो बस उसे सबक सिखाना चाहता था।
इसके साथ आरव ने सचमुच आसमान में एक छेद कर दिया। मैं ऐसा करने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? उसके अपराध 100 बार मरने के लिए काफी है, आरव ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि उसके काम करने के तरीके में कोई खराबी है। तुम्हारा सबूत कहाँ है? प्रयाग गर्ग अचानक दहाड़ा। मार डाला तो मार डाला, क्या सबूत चाहिए? आरव ने कंधे उचकाए और कहा, अच्छा किया, अच्छा किया। यह राक्षसी बहुत पहले ही मौत की हकदार थी। वहां मौजूद लोगों की प्रतिक्रियाएं आधी धड़कन धीमी लग रही थी। उन्हें अब जाकर इस बात का एहसास हुआ और वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। भीड़ लगभग एकमत थी, ये शिल्पी धनपाल मौत की हकदार थी। आरव ने प्रयाग गर्ग की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, देखा, यही लोगों की इच्छा है। ये वेश्या बहुत पहले ही देवताओं और मनुष्यों का क्रोध झेल चुकी है। इस वेश्या की मौत अफसोस की बात नहीं है। पुलकित अचानक आगे आया और साफ आवाज में बोला, सभी लोगों सुनो, ये मामला मेरी वजह से शुरू हुआ है, इसलिए जो भी तरीका हो बेझिझक मुझ पर निशाना साधो, मैं सब कुछ ले लूंगा। छोटे फैटी की आवाज अभी धीमी भी नहीं हुई थी कि एक भयानक आभा ने उसे जकड़ लिया। एक आकृति उछली, अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली उसकी और आरव की ओर पटक दी। यह हथेली पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्रों को उलट सकती थी, और वास्तव में इसमें स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति थी। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लेखराज धनपाल ही था। आरव बदमाश, आज अगर मैं लेखराज धनपाल तुम्हें खत्म नहीं करता तो मैं इंसान न रहने की कसम खाता हूं। एक मूल देवता की शक्ति का सामना आरव और पुलकित, जस्ट ग्रोटो प्रोफाउंड मार्शल आर्टिस्ट, कैसे कर सकते थे? लेकिन आरव का विरोध करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वो बस अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा रहा और उदासीनता से बोला, तो शायद तुम आज इंसान नहीं रह सकते। तभी बगल से एक और दुर्जय और अद्वितीय हथेली की शक्ति निकली। धमाका। दो शक्तिशाली मूल देवता की हथेलियों के टकराने से उठे हवा के गुबार ने मंच के नीचे खड़े थोड़े कमजोर मार्शल कलाकारों को सीधे उड़ा दिया। लेखराज धनपाल की निगाहें गंभीर हो गई और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, सुकेश खन्ना, इसका क्या मतलब है? ये मत भूलना कि ये जगह कहाँ है। राजपुर राजधानी के मामलों में तुम्हारे खजाना टॉवर का दखल देने का समय नहीं है। ये व्यक्ति बिल्कुल सुकेश खन्ना था। सुकेश खन्ना ने आरव को एक नजर देखा और उसके चेहरे पर भी एक असहाय भाव था। उसने सोचा भी नहीं था कि ये आदमी इतना निर्णायक होगा, जो पल भर में किसी को मार गिराएगा। लेकिन इस समय ऐसी स्थिति में वो निष्क्रिय होकर बैठने और उदासीन रहने में असमर्थ था। वो केवल आगे आ सकता था। धनपाल परिवार का मुखिया बहुत गंभीर है। हमारे खजाना टॉवर राजपुर महामहिम की अधिकार क्षेत्र में राजपुर राजधानी का एक हिस्सा है। इस पहचान को सुकेश खन्ना ने भूलने की हिम्मत नहीं की। सुकेश खन्ना ने न तो विनम्रतापूर्वक और न ही अहंकारपूर्वक कहा। लेखराज धनपाल की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उन्होंने गंभीरता से कहा, उस स्थिति में आपका खजाना टॉवर इस बव्वा की रक्षा करेगा और पूरी तरह से धनपाल परिवार के साथ युद्ध में जाएगा। सुकेश खन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। धनपाल परिवार का मुखिया हिंसक गुस्से में बोलते समय वास्तव में कुछ हद तक तर्कहीन होता है। आरव मेरे टावर के अतिथि कीमियागर है और वो सप्त मार्शल गुरुकुल के छात्र भी है। धनपाल परिवार का मुखिया सड़कों पर लोगों को मार रहा है। क्या ये कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्ति नहीं है ना? जैसे ही सुकेश खन्ना की बातें सामने आई, सबके चेहरे बदल गए। यहां तक कि लेखराज धनपाल भी गुप्त रूप से चिंतित हो गए। उनकी उग्र मन स्थिति भी थोड़ी शांत हो गई। क्या ये युवक इतनी कम उम्र में ही खजाना टॉवर का अतिथि कीमियागर क्यों बन गया? असीम खजाना टॉवर के एक सितारा कीमियागर बैलों के बालों जितने प्रचुर है, वे ऐसे बच्चे को जो अभी भी अनुभवहीन है अतिथि कीमियागर क्यों बनाएंगे? कोई आश्चर्य नहीं कि ये बदमाश इतना आत्मविश्वासी है। पता चला कि उसे वास्तव में इतना भरोसा था। सभी जानते थे कि असंख्य खजाना टॉवर में कीमियागरों की कमी नहीं है। अतिथि कीमियागर वे संख्या पूरी करने के लिए किसी को यूं ही नहीं ढूंढ लेते, खासकर एक सितारा कीमियागर को। राजपुर राजधानी के असंख्य खजाना टॉवर में एक सितारा कीमियागर बैलों के बालों जितने प्रचुर थे। दो सितारा कीमियागर भी कम नहीं थे। अगर आरव के पास ऐसे पहलू न होते जो लोगों से बढ़कर होते, तो असंख्य खजाना टॉवर उसे अतिथि कीमियागर के रूप में कतई नियुक्त नहीं करता। सुकेश खन्ना, तुमने भी देखा, इस लड़के ने मेरी बेटी को ऐसे हालात में मार डाला जहां कोई सबूत ही नहीं था। क्या मेरे धनपाल परिवार को इतनी आसानी से कुचला जा सकता है? आज उसे मरना ही होगा। लेखराज धनपाल ने ठंडे स्वर में कहा। लेखराज धनपाल की आवाज धीमी पड़ते ही दो और आकृतियां मंच पर तेजी से आईं और बीच में बैठे 3 लोगों को घेर लिया। ये तीनों लोग असल में मूल देवता क्षेत्र के पराक्रमी विशेषज्ञ थे। सुकेश खन्ना चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो अकेले 3 लोगों से लड़ने में भी असमर्थ था। कल सुबह आज के मामलों के लिए सबूत कमांडर की मेज पर रख दिया जाएगा। इसी समय अचानक एक गरिमामयी आवाज सुनाई दी।
आसमान से एक आकृति उतरी जिससे शोर मच गया। क्या क्या ये नगर स्वामी महामहिम उतर रहे हैं? छी, तुम मूर्ख हो, अनुभवहीन साथी। इस राजपुर राजधानी में उड़ने वाले सिर्फ नगर स्वामी महामहिम अकेले नहीं है। ये असंख्य खजाना टावर का टावर लॉर्ड है रामकुमार, एक अर्धचरण दिव्य प्रभु क्षेत्र शक्ति संग्रह। रामकुमार ने लेखराज धनपाल की ओर देखा और कहा, कुलपति लेखराज उत्सुक है क्योंकि आप अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। ये समझ में आता है, लेकिन आपकी बेटी ने वास्तव में कई ऐसे काम किए हैं जिनसे देवता और मनुष्य दोनों क्रोधित होते हैं। बस बात यह है कि सभी ने क्रोधित होने की हिम्मत की, लेकिन धनपाल परिवार की शक्ति के कारण बोलने की हिम्मत नहीं की। चूंकि यह मामला मेरे असंख्य खजाना टावर के अतिथि किमियागर से जुड़ा है, इसलिए यह रामकुमार भी निष्क्रिय होकर उदासीन नहीं रह सकता। यह मामला कमांडर को निर्णय लेने के लिए सौंपा जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि कुलपिता लेखराज की क्या राय है? रामकुमार की उपस्थिति ने लेखराज धनपाल को आश्चर्यचकित कर दिया। रामकुमार कैसा व्यक्ति था? वो अपने पिता धनपाल परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग की स्तर का व्यक्ति था। कहा जा सकता है कि यह राजपुर राजधानी नगर स्वामी महामहिम के अलावा रामकुमार ही था, इस स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति। उसके आगे आने पर उसके शब्दों का वजन बिल्कुल अलग था। लेखराज धनपाल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक छोटा सा आरव वास्तव में इतने बड़े व्यक्ति को सामने ला सकता है। धनपाल परिवार ने लंबे समय से आरव की गहराई से जांच पड़ताल की थी और जानता था कि आरव के पास कोई सहारा नहीं है। उसकी सबसे बड़ी निर्भरता की बात करें तो शायद वो सार सुधार गोली थी। बस एक साधारण मध्यम श्रेणी की प्रथम श्रेणी की दिव्य गोली इस तरह के चरित्र वाले रामकुमार को आगे ला सकती थी। धनपाल परिवार और असंख्य खजाना टावर के रिश्ते को अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन बुरा भी नहीं माना जाता था। रामकुमार ने वास्तव में धनपाल परिवार से ऐसे तुच्छ बदमाश की वजह से पूरी तरह नाखुश हो गया था। यह सौदा किसी भी तरह से अच्छा नहीं लग रहा था। लेखराज धनपाल के चेहरे पर अतुलनीय रूप से भद्दा भाव था। रामकुमार के शब्द पहले ही कहे जा चुके थे, अब वो क्या कर सकता था? शहर के मामलों में स्वाभाविक रूप से नगर स्वामी जागीर को निर्णय लेने की आवश्यकता थी। रामकुमार के शब्दों में हेड कमांडर को कमांडर टाटा कहा जाता था, जो नगर रक्षकों का प्रमुख सेनापति था। राजपुर नगर स्वामी आमतौर पर मामलों को नहीं संभालते थे। शहर के सभी मामलों को आमतौर पर हेड कमांडर को ही संभालने के लिए सौंप दिया जाता था। यह मामला इतना उलझ गया था कि स्वाभाविक रूप से इसका निष्कर्ष निकालना आवश्यक था। कमांडर को संभालने देना ना स्वाभाविक रूप से सबसे उपयुक्त था। चूंकि टावर लॉर्ड रामकुमार खुद आगे आया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से लेखराज कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा असंख्य खजाना टावर क्या सबूत निकाल सकता है। अगर सबूत नाकाफी है तो लेखराज को भी इस बच्चे को खुद ही मौत के घाट उतारना होगा। रामकुमार ने ठंडे स्वर में कहा, अगर आरव ने गलती से किसी अच्छे इंसान को मार डाला तो ये रामकुमार भी उसे बचा नहीं सकता। खजाना टावर के एक अध्ययन कक्ष में माहौल कुछ दमनकारी लग रहा था। रामकुमार ने अमर चाय बनाने में समय लगाया। यह प्रक्रिया बहुत लंबी थी, लेकिन उसने पूरे समय कुछ नहीं कहा। आरव को भी कोई जल्दी नहीं थी और वो चुपचाप रामकुमार को ऐसे ही देखता रहा। आखिरकार रामकुमार ने एक कप अमर चाय बनाई और आरव के सामने से गुजरा। तुम बच्चे वाकई बहुत चतुर हो। एक एहसान ने असंख्य खजाना टावर और धनपाल परिवार को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। रामकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव चाय का प्याला लेने के लिए उठे और उसी तरह मुस्कुराते हुए बोले, चूंकि टावर लॉर्ड ने एक कदम उठाया है तो स्वाभाविक रूप से आपको लगता है कि आरव का एहसान इस कीमत के लायक है। रामकुमार यह सुनकर हंस पड़ा और बोला, एक साधारण ग्रोटो प्रोफाउंड क्षेत्र के लिए इस टावर लॉर्ड के सामने ऐसा बोलने की हिम्मत करने वाले आप पहले व्यक्ति हैं। आरव मुस्कुराए और बोले, शक्तिशाली लोग भी कमजोरों से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं। इस आरव को खुद को नीचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। रामकुमार ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन ये शब्द कहने की योग्यता रखने वाले लोग बहुत कम हैं। मैं मानता हूं कि आप उनमें से एक है। आरव हंसे और बोले, टावर लॉर्ड की प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मजाक है। एल्डर राव ने ज्वेल हिल सिटी की यात्रा की और आरव से थोड़ी देर बातचीत की और उस दहलीज को छू लिया। एक छोटा सा मध्य चरण ग्रोटो प्रोफाउंड इतनी जादुई शक्ति कैसे रख सकता है? अगर उसके पास ये शब्द कहने की योग्यता नहीं थी तो कौन योग्य था? यह बहुत बुरा था कि उसका दाव एल्डर राव के दाव से बिल्कुल अलग था। आरव को ढूंढने का भी कोई फायदा नहीं था, वरना वो इस मौके को कैसे छोड़ सकता था? जानना जरूरी था कि राजपुर राजधानी ने 10 लाख सालों में एक भी दिव्य प्रभु क्षेत्र शक्ति का निर्माण नहीं किया है। आरव, ये बच्चा बहुत शैतान था। बात बस इतनी थी कि अगर रामकुमार ने यह बात न कही होती तो बाहरी लोगों के लिए यह जानना बिल्कुल नामुमकिन था। अगर एल्डर राव उसके दायरे में घुस भी जाता तो भी कोई ये नहीं मानता कि उसकी सफलता का आरव से कोई लेना देना था।
जाहिर है, राम कुमार के अलावा अगर एल्डर राव ने खुद इसे स्वीकार न किया होता तो वो भी इस पर यकीन नहीं करता। ये सच था कि सार सुधार गोली का मुनाफा बहुत ज्यादा था, लेकिन आखिरकार वो सिर्फ एक मध्यम श्रेणी की प्रथम स्तर दिव्य गोली थी। अगर इस वजह से नहीं तो रामकुमार कोई कदम कैसे उठा सकता था? लेकिन आज भी तुम बहुत जल्दबाजी में थे। लेखराज धनपाल उस लड़की पर सबसे ज्यादा फिदा है। अगर तुम ऐसा करोगे तो धनपाल परिवार के साथ चीजें बदलने का अब कोई रास्ता नहीं है, रामकुमार ने कहा। उसके धनपाल परिवार ने मुझे पहले ही मौत की सजा सुना दी है। अगर मैं आज कोई कदम न भी उठाऊं तो क्या वे मुझे छोड़ देंगे? आरव ने नक्श धनपाल के रवैये के बारे में बताया। रामकुमार भी ये सुनकर मन ही मन घबरा गया। अगर दूसरे लोग होते तो भले ही धनपाल परिवार का रवैया वाकई ऐसा ही होता, वे भी इसे कम करने के तरीके सोचते। दूसरी ओर आरव की सोच ये थी, तुम निर्दयी हो, मैं तुमसे भी ज्यादा निर्दयी हूं। जैसे ही उसने चाल चली, उसने शिल्पी धनपाल को सीधे मार डाला। लेकिन मेरा असंख्य खजाना टावर आखिरकार एक बाहरी ताकत है। तुम्हें कैसे पता कि मेरे आगे आने से धनपाल परिवार का निपटारा हो जाएगा? रामकुमार ने काफी दिलचस्पी से कहा। आरव मुस्कुराया और बोला, ऐसा इसलिए है क्योंकि असंख्य खजाना टावर एक बाहरी ताकत है, इसलिए तुम सब समझदारी से नुकसान से बचने के बारे में और भी ज्यादा जानते हो। धनपाल परिवार की निंदनीय सामग्री के सबूत असंख्य खजाना टावर में निश्चित रूप से कोई कमी नहीं होगी। उस लड़की ने पूरे राजधानी शहर में माहौल खराब कर दिया था, तो तुम लोगों के पास उसके सबूत कैसे नहीं हो सकते? रामकुमार इस बार वाकई हैरान था। उसने सोचा था कि आरव को बस यूं ही आवेग में ये मिल गया होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव के पास पहले से ही कोई सोची समझी योजना थी। उस छोटे मोटे आदमी में छोटी छोटी बातों में थोड़ी बहुत समझ थी, लेकिन आरव की संयमशीलता और दूरदर्शिता के सामने ये अंतर बहुत ज्यादा था। आरव लापरवाह लग रहा था, लेकिन असल में सब कुछ पहले से ही सोच समझ कर किया गया था। खासकर इस तरह के अचानक प्रकोप की स्थिति में आरव का इतना शांत मन बनाए रखना वाकई मुश्किल था। रामकुमार ने अपने मन में खुद को परखा। अगर वो आरव की जगह पर होता तो भी वो उससे बेहतर नहीं कर सकता था। जब ऐसा है तो तुम मेरे इस उपकार का बदला कैसे चुकाओगे? रामकुमार ने हंसते हुए कहा। आरव ने सोचा और कहा, जब तक मैं सफलता नहीं पा लेता तब तक रुको। एक गोली का फार्मूला है जिसे मैं अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूं। स्तरों तोड़कर ये लगभग वहां पहुंच ही जाना चाहिए। रामकुमार की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, सार सुधार गोली जैसी ही औषधीय गोली? आरव ने सिर हिलाया। अरे बदमाश, कीमिया पर ध्यान न देना बस बेकार है, रामकुमार ने उत्साह से कहा। सार सुधार गोली ने असंख्य खजाना टावर को इतना बड़ा मुनाफा दिलाया। उसके जैसे एक और भी उच्च स्तर की औषधीय गोली असंख्य खजाना टावर वाकई बहुत पैसा कमाएगी। आरव मुस्कुराया और बोला, टावर लॉर्ड को कैसे पता कि इस ये के पास मार्शल दांव में कोई उपलब्धि नहीं है? रामकुमार ने ये सुना तो उसकी आंखें भर आई। सच कहूं तो उसे समझ ही नहीं आया कि मार्शल दांव में आरव के लिए कोई बचाव का रास्ता था। आरव को देखकर पुलकित के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। आरव, मैं उस वेश्या, मैं उससे बहुत पहले से नाराज हूं। आज तुम्हारा नाटक तो लोगों को पसंद आ रहा है। आरव जोर से हंसा, जिससे लिटिल फैटी की शर्मिंदगी कम हुई। इस घटना के बाद पुलकित के प्रति आरव की सतर्कता भी पूरी तरह से खत्म हो गई। छोटे फैटी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो आरव के लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा, और तो और उसे उम्मीद भी नहीं थी कि आरव का समर्थन वाकई इतना मजबूत होगा। हालांकि असंख्य खजाने वाला टावर एक बाहरी ताकत था, लेकिन रामकुमार की ताकत वहां मौजूद थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे कम आंक सके। हाँ लॉर्ड फैटी, मैंने आखिरकार एक जबरदस्त बड़ा काम कर दिया। हिस। जब छोटे फैटी ने आरव का रवैया देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने उसे दोष नहीं दिया। इसके विपरीत इस बात की वजह से आरव ने उसे पहले ही पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। इससे उसके सीने में लगा एक बड़ा पत्थर आखिरकार जमीन पर आ गिरा। बात बस इतनी थी कि बातें उसके जख्मों को खींच रही थी, दर्द दे रही थी, जब तक कि वो ऐंठ नहीं गया। शिल्पी के हाथों में चमड़े का कोड़ा एक दिव्य कलाकृति था। लोगों के शरीर पर कोड़े मारने के लिए दिव्य सार का इस्तेमाल न करते हुए भी हर कोड़े के साथ मांस दिखाई देता था। इसके अलावा दिव्य पत्थर का उपयोग करके उपचार करना बहुत कठिन था। नतीजतन अब तक लिटिल फैटी के शरीर पर लगी चोटों में भी ज्यादा सुधार नहीं हुआ था। आरव ने उसे एक बाहरी चोट की दवाई दी और उत्सुकता से पूछा, आखिर तुमने उस लड़की को कैसे पकड़ा? तुम्हें इतनी चोटें कैसे लगी? लिटिल फैटी ने दवाई की गोली खा ली। उसके शरीर पर कोड़े के निशान और चोट के निशान धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। तभी उसने शिल्पी धनपाल को पकड़ने की पूरी प्रक्रिया के बारे में संक्षेप में बताया। पता चला कि इस फैटी ने बहुत पहले ही शिल्पी धनपाल के यात्रा मार्ग के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी और जानबूझकर एक असहाय भिखारी का वेश धारण कर लिया था।
जिससे गलती से शिल्पी धनपाल से टकरा गया। शिल्पी विशेषज्ञों से घिरा हुआ था। लिटिल फैटी स्वाभाविक रूप से उसके पास नहीं जा सका। लेकिन जब शिल्पी धनपाल ने देखा कि फैटी किसी मीटबॉल की तरह गोल है, तो उसकी दिलचस्पी तुरंत जाग उठी और उसने अपने चाबुक से लिटिल फैटी को तब तक कोड़े मारे जब तक वो जमीन पर लौटने नहीं लगा, मानो कोई घूमता हुआ लट्टू खेल रहा हो। और बहुत दिलचस्प लग रहा था। बस शिल्पी धनपाल का मनोरंजन हुआ, लेकिन फैटी को तकलीफ हुई। किसी दिव्य कलाकृति से शरीर पर कोड़े मारना कोई मजेदार बात नहीं थी। लेकिन इसी वजह से उस विशेषज्ञ ने अपनी सतर्कता कम कर दी। फैटी ने एक जगह देखी और एक ही वार में शिल्पी धनपाल को रोक लिया। वो विशेषज्ञ शिल्पी धनपाल को चोट पहुंचाने के डर से पीछे हट गया। स्वाभाविक रूप से विशेषज्ञ ने पास जाने की हिम्मत नहीं की। लिटिल फैटी ने शिल्पी के दिव्य सागर को सील कर दिया और फिर उसे राजपुर राजधानी में घसीट लाया। आरव ने उसे एक नजर देखा। मन ही मन अपराधबोध से भरकर उसने आह भरते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? ये मामला मेरी गलती थी। मुझे बेतुका अंदाजा नहीं लगाना चाहिए था। तुम ऐसे अपनी जान गंवा दोगे। छोटा फैटी हंसा और बोला, आरव, तुम बहुत होशियार हो। मैं, छोटा फैटी, भी बेवकूफ नहीं हूं। तुम बहुत नेकदिल इंसान हो। जब हम इत्तेफाक से मिले थे, तब तुमने मदद का हाथ बढ़ाया। जरूर कोई वजह रही होगी कि तुम्हें मुझ पर शक हुआ। आरव दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी का दिल साफ होगा। छोटा फैटी अचानक फिर से अपना चेहरा बदल गया और बहुत सावधानी से बोला, आरव, क्या सब ठीक है? उस लेखराज धनपाल ने जाने से पहले बहुत ही बेरमी से शब्द कहे थे। आरव मुस्कुराया और बोला, वो तो बस खुद को ही बाहर निकलने का रास्ता दे रहा है। धनपाल परिवार ने जो कुछ गलत किया है वो हमसे भी ज्यादा साफ है। इस घटना के बाद वो सिर्फ टूटे हुए दांतों को ही अपने पेट में निगल सकता है।